बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ा एकेडमी। डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। आज हम देखेंगे कि हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व द nth ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वी फर्स्ट सॉल्व एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी नॉन होमोजीनियस की बात आती है तो इसका मतलब है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके राइट साइड पे आपको कोई फंक्शन दिया होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो जी ऑफ एक्स जो दिया होगा हम उसको खत्म कर देंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे। पहले हम उसकी एसोसिएटेड डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की क्या हो सकती है, वो आपको जनरल फॉर्म ये नजर आ रही है। ये आपकी नॉन होमोजीनियस nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू जीरो आ गया इसमें। तो कोई भी फंक्शन y इक्वल एफ ऑफ एक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। कैसे, जैसे आपके पास कोई भी एक इक्वेशन आप छोटी क्लास में पढ़ते थे कि x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन क्या होता था, अगर हम x की वैल्यू -3 पुट करें तो इक्वेशन के दोनों तरफ 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है -3 क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो सेम इसी तरह है, हम कोई भी एक फंक्शन लेंगे और वो फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है वो जो फंक्शन है आपके पास वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो एक आगे एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, उसको हम देख लेते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है, सपोज y1 y2 y3 अप टू yn आर सॉल्यूशन ऑन द इंटरवल i ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कि कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है nth ऑर्डर की, उसके y1 से लेकर yn तक सॉल्यूशन है। देन y इक्वल c1 y1 ऑफ x प्लस c2 y2 ऑफ x अप टू प्लस cn yn ऑफ x इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर वो कहता है कि y1 y2 y3 ये मुख्तलिफ सॉल्यूशन है, अगर उनके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीपल आ जाए और उन तमाम को आप जमा कर दें तब भी वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। और एक और चीज वो आगे कहता है, एनी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y इक्वल c1 f ऑफ 1x इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही वो बात, ऊपर उसने एक बात ये की है कि उनको आप जमा कर लें सारे जो आपके पास सॉल्यूशन है तो वो भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। एक और कह रहा है कि कोई भी एक फंक्शन है वो सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो उसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट चीज वो क्या बता रहा है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये हायर ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनका एक ट्रिवियल सॉल्यूशन y इक्वल टू 0 हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये आपका सिर्फ होल्ड करता है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली होता क्या है। तो ये आपके पास कोई सी 3 सॉल्यूशन दिए गए हैं, y1 इक्वल e रेज़ टू पावर x, y2 इक्वल e रेज़ टू पावर 2x, y3 इक्वल e रेज़ टू पावर 3x आर सॉल्यूशन ऑफ d क्यूब y ओवर dx क्यूब माइनस 6 d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस 11 dy ओवर dx माइनस 6y इक्वल टू 0। ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, हम पहले सॉल्यूशन को देख लेते हैं। वो तो उसने बता दिया है कि ये 3 सॉल्यूशन आपके पास हैं। अभी हमने चेक करना है कि आया इसका कोई कांस्टेंट मल्टीपल भी सॉल्यूशन होता है या नहीं, वो हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल c1 e रेज़ टू पावर x चेक कर लेते हैं। इसमें सिर्फ e रेज़ टू पावर 1x था ना, ये वाला, ये इसकी जगह हमने साथ c1 भी एक लगा दिया। तो क्या ये सॉल्यूशन होता है या नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं। तो ये थर्ड ऑर्डर की डेरिवेटिव है तो आपने इसको 3 टाइम डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो भी यही आएगा, सेकेंड टाइम करेंगे और थर्ड टाइम करेंगे तो सबका डिफरेंशिएशन सेम आएगी। अभी आपने क्या करना है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना आपके पास दी हुई, उसमें आपने इन तीनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू किस में पुट करनी है, आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। इन तमाम वैल्यूज को थर्ड ऑर्डर की, सेकंड की और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यूज पुट करनी है और इनको आपने फिर सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा,
तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये इक्वेशन के राइट साइड पे भी 0 है, और जो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है ना, ये जो अंदर वाली ये जो डेरिवेटिव n की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो c1 e⁻x है ये भी सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और यही चीज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह रहा था कि अगर कोई भी फंक्शन है वो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उसका कांस्टेंट मल्टीपल जो होगा वो भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसी तरह फिर वो एक और बात जो मेन बात उसने की है कि वो जितने सॉल्यूशन होंगे उनके कांस्टेंट मल्टीपल उन सब को भी ऐड कर दें तो भी वो सॉल्यूशन उस यानी कि वो भी उस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे ये एक एग्जांपल ले लेते हैं ऊपर वाली, इसमें हमारे पास 3 सॉल्यूशन दिए थे, इसका मतलब है ये तीनों कांस्टेंट मल्टीपल भी इनके सॉल्यूशन होंगे, और उन कांस्टेंट मल्टीपल को हमने जमा कर दिया। तो उनको जमा करके मैंने एक नया सॉल्यूशन लिख दिया y इक्वल c1y प्लस c2y प्लस c3y। तो y1 क्या था, e⁻x था, तो ये हमने लिख दिया। इसी तरह e⁻2x है, तो इस तरह हमने लिख दिया। तो ये थर्ड ऑर्डर की डेरिवेटिव है, तो आपने ये जो y है ना ये वाला, इसको आपने 3 टाइम डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यही चीज आपने करनी है। ये फर्स्ट टाइम डेरिवेट किया, फिर इसी तरह सेकंड टाइम डेरिवेट किया, और फिर आपने इसी तरह थर्ड टाइम डेरिवेट करना है। तो ये फंक्शन की डिफरेंशिएशन जो है ये आपको अच्छे से आनी चाहिए कि किस फंक्शन की जो डेरिवेटिव है वो क्या हो सकता है। तो ये आपने डेरिवेटिव्स जो फार्मूलाज है ना ये आपने लाजमी याद रखने हैं। अभी आपके पास थर्ड टाइम डेरिवेटिव ये आ गया। अभी आपने क्या करना है, ये तीनों डेरिवेटिव्स ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना ये वाली, इसमें आपने पुट कर देने हैं। तो इसमें आप पुट करेंगे, ये जो d³ ओवर dx³ है इसकी जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, और ये जो है सेकंड डेरिवेटिव है इसकी जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, और फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, और y की जगह आपने ये वाला जो y का सोल्यूशन है ये आपने पुट कर देना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपने इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो ये इसका आंसर आपको 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ सॉल्यूशन को ऐड करके एक नया सॉल्यूशन बनाया था ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी एक सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो नेक्स्ट है वो हम देख लेते हैं। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, a2d² y ओवर dx² प्लस a1dy बाई dx प्लस a0 y इक्वल टू 0। तो हमने चेक करना है कि इसके सॉल्यूशन आया ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे। तो उसके लिए हम रॉस्कियन कैलकुलेट करेंगे। अगर वो इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और अगर रॉस्कियन 0 नहीं आएगा तो वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, इक्वेशन को रीराइट करना है। a2 को आपने डिवाइड कर देना है दोनों तरफ पूरी इक्वेशन पे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, d² y ओवर dx² प्लस p। ये a1 ओवर a2 को हमने p कह दिया। ठीक है, इसी तरह a0 ओवर a2 को हमने q कह दिया। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अभी आपने सिंपल क्या करना है, सपोज करना है कि हमारे पास कोई से 2 सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उनका हमने ये चूंकि जर्नल हम फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो इस वजह से y1 और y2 आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन है इसके। ठीक है, तो इनका रॉस्कियन कैलकुलेट करेंगे। रॉस्कियन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ऊपर सॉल्यूशन लिखना है, नीचे उनका डेरिवेटिव लिखना है। ये 2 सॉल्यूशन है तो इस वजह से इनका नीचे फर्स्ट डेरिवेटिव ही आया है। अगर ये 3 सॉल्यूशन होते इधर तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हो, तो इसका क्योंकि आपको पता है कि ये जो डिटर्मिनेंट होता है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो 2 सॉल्यूशन है तो नीचे हमने 2 डेरिवेटिव लिए। अगर इधर 3 सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ता ताकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हम इसका ये जो डिटर्मिनेंट है ये हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये सिंपल आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आपने क्या करना है, ये जो रॉस्कियन आपने कैलकुलेट किया ना इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो y ये जो w है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dw ओवर dx, और ये जो है ना ये वाला इसको आपने डिफरेंशिएट करना है प्रोडक्ट रूल की मदद से। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट को एज इट इज रख लेना है, सेकंड को आपने डेरिवेटिव लेना है, प्लस का साइन लगाना है, फिर सेकंड को डेरिवेटिव लेना है और फर्स्ट को एज इट इज रखना है। तो यहाँ से हमारे पास 4 वैल्यूज आएंगी। ये आपको नजर आ रहा है कि ये चूंकि माइनस साइन था तो ये इधर मैंने माइनस साइन लगाया। अभी y1 डैश y2 डैश ये और ये जो y1 y2 डैश है ये इन दोनों का अपोजिट साइन है तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन के बाद कौन सी वैल्यू आ जाएगी, dw ओवर dx इक्वल y1
y2 डबल डेरिवेटिव माइनस y1 डबल डेरिवेटिव y2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने ऊपर सपोज किया था कि हमारे पास y1 और y2 जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि हम उन सॉल्यूशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। y1 को पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये वाली। जब हम y2 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन को y2 से और सेकंड इक्वेशन को y1 से। ये आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है इन दो इक्वेशन को। सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, सिंपल आप y1 डबल डैश y2 ये ऊपर इक्वेशन लिख देंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर ये सारी इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन लिखेंगे, इनको थोड़ा सा फिर रीराइट करेंगे, y1 डबल डैश y2 माइनस y2 y1 डबल डैश, यानी कि आपने इसको इसमें से माइनस कर लेना है। ये दोनों p की वैल्यूज हैं तो p को कॉमन लेके के इन दो वैल्यूज को आपस में माइनस कर लेना है, और इसी तरह आगे q की वैल्यूज हैं और वो सेम है। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज जीरो हो जाएंगी, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अभी आपको नजर आ रहा है कि ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी dw ओवर dx के इक्वल है। ये ऊपर आप देख लें dw ओवर dx कहाँ हमारे पास है, ये देखें, ये dw ओवर dx की वैल्यू और ये जो नीचे हमारे वैल्यू दी गई है ये दोनों बराबर हैं, तो इसकी जगह हम dw ओवर dx भी लिख सकते हैं। और इसी तरह p के आगे ये जो वैल्यूज हैं ये w की इक्वल हैं, तो हमने इसकी जगह w को लिख दिया। ठीक है, अभी आपको नजर आ रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन हमने पहले फाइंड किया था, जिसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद फिर हम लिखते थे y को, उसमें तो y वेरिएबल था, तो y इक्वल इंटीग्रल ऑफ यू एक्स क्यू एक्स प्लस सी ओवर u ऑफ x, जिस तरह हम लिखते थे। तो उस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो वहां से हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो ये वाला आएगा। तो हमने ये जो रॉन्स्किन की वैल्यू कैलकुलेट की है ये आपकी डिपेंड कर रही है c पे। अगर c की वैल्यू 0 नहीं होती तो रॉन्स्किन की वैल्यू भी 0 नहीं आएगी, और अगर c की वैल्यू 0 आएगी तो आपके पास रॉन्स्किन की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो आगे हम देख लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन का। कोई भी एक सेट ऑफ सॉल्यूशन है y1 y2 अप टू yn ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑन इंटरवल i ऑफ होमोजेनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आगे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, इज सेड टू बी फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑन इंटरवल i। यानी कि कोई भी अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके n सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपका फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। ये एक सिंपल सी बात है कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ ए फंडामेंटल सेट, यानी कि क्या कोई यूनिक सॉल्यूशन क्या गया फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। always exist a fundamental set of solution for linear nth order homogeneous differential equation। और ये आगे y इक्वल c1 y1x प्लस c2 y2x प्लस अप टू प्लस cn yn ऑफ x इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो आपको वैल्यू दी गई है ये आपका nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है, जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म है। ठीक है, तो अभी हम एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एक सॉल्यूशन देख लेते हैं। y1 इक्वल e रेज टू पावर 3x एंड y2 इक्वल e रेज टू पावर माइनस 3x आर सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस 9y इक्वल टू 0। तो हमने ये चेक करना है कि ये जो दो सॉल्यूशन है हमारे क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, तो अभी सिंपल इसके लिए हम क्या करेंगे कि रॉन्स्किन कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि रॉन्स्किन की वैल्यू अगर 0 की इक्वल नहीं आती तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ सॉल्यूशन को फॉर्म करेगी। ठीक है, तो अभी हम इसका रॉन्स्किन कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर आपने फर्स्ट सॉल्यूशन को लिखा, नीचे उसका डेरिवेटिव लिख दिया। इसी तरह सेकंड सॉल्यूशन को लिखा, उनका नीचे डेरिवेटिव लिख दिया। अभी आपने सिंपल क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस का साइन लगाना है और इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर -6 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो y1 है और y2 है ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन को बिलोंग करेंगे क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसका रॉन्स्किन 0 की इक्वल नहीं आया। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्लीमेंट्री फंक्शन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
वाई सी इक्वल C1 Y1 प्लस C2 Y2 प्लस अप टू CN/YN is known as complementary function for non-homogeneous differential equation। तो ये जो जनरल सॉल्यूशन हमने देखा था ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये नॉन होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा। ये सिर्फ नाम का फ़र्क है। होमोजीनियस इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है और जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है ये उसका क्या है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, क्योंकि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये अब आगे हम जब जाएंगे तो वहाँ हम देखेंगे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो इसका जनरल जो सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म का होगा, y इक्वल वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी क्या कहलाता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है, और वाई पी क्या कहलाता है, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। तो जनरल सॉल्यूशन इक्वल कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये जितने भी हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, ये पहले से हमने सॉल्यूशन फाइंड की हुई है, तो वो सिर्फ हम सिंपलीफाई चेक करना चाहते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या नहीं है। अभी हमने ये नहीं देखा कि ये सॉल्यूशन हम फाइंड कैसे करते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि ये जो सॉल्यूशन है आपका वाई पी, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये सिर्फ आपने चेक करना है या नहीं है। तो इसका मतलब है ये पहले से कैलकुलेट किया हुआ है हमने। अभी हमने ये नहीं देखा कि ये हम आया कहाँ से है, किस तरह हमने इसको कहा है कि ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकता है। ये जब हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस सॉल्यूशन को आपने इस सॉल्यूशन का हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये, तो हमने सिंपल क्या करना है, इस सॉल्यूशन को आपने 3 टाइम डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है -11/12, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। -1/2x है, तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। सेकंड और थर्ड ऑर्डर की डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आएगी। आपने ये सिंपल इस इक्वेशन में पुट कर देना है, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये जो इसके अलावा और कौन सी वैल्यू हमें चाहिए, सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव की वैल्यू, ये भी 0 हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव की जगह आपने -1/2 पुट कर देना है, और -6y है तो 6y की जगह आपने ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसकी वैल्यू को आपने लिख देना है। इसके बाद आपने सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो 3x आएगा। तो आपके ये जो इक्वेशन है इसके राइट साइड पे भी 3x है, और जो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है ना, ये जो लेफ्ट साइड वाली है इसकी वैल्यू भी 3x आई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो yp है ये आपका क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इक्वेशन की राइट साइड को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आता है, वाई सी इक्वल C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x प्लस C3 e⁻3x। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहाँ से आया। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास अभी दी गई है, ये ऊपर एक दफ़ा हम सॉल्व कर चुके हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जिधर हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसमें हम देख लेते हैं। 1 मिनट ऊपर जाते हैं, जिधर हमने इसको सॉल्व किया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखें, यही है ना डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखें, ये हमने सॉल्यूशन पहले से, ये जो सॉल्यूशन हमने ये फाइंड किया था ना, y1 की जगह आप e⁻x, और ये बल्कि ओरिजिनल, हाँ यही वाला है ना, y1 की जगह e⁻x और y2 की जगह e⁻2x और y3 की जगह e⁻3x ये लिखेंगे। तो ये आपको नजर कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन था, तो ये नॉन होमोजीनियस के लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाता है। तो यही चीज नीचे yc जो मैंने लिखा था C1 e⁻x, वो ये वाला सॉल्यूशन था। तो ये नॉन होमोजीनियस के लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अभी हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल। तो जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, y इक्वल वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी अभी ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये वाला है, और वाई पी जो अभी ऊपर कैलकुलेट किया है तो वो लिख देंगे। तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, y इक्वल C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x प्लस C3 e⁻3x माइनस, और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन अभी हमने फाइंड किया वो वाला -11/12 -1/2x। तो ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। जो हमने पहले सुपरपोजिशन पढ़ा था वो किसके बारे में था, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में था। अभी वाला जो है ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए।
ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं था ना होमोजीनियस फॉर्म में। यहाँ चूंकि नॉन होमोजीनियस फॉर्म है तो यहाँ पर्टिकुलर सोल्यूशन भी होगा, तो उसके बारे में ये। ठीक है, सपोज yp1 yp2 अप टू ypk आर पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ के डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या दी गई, ए एन ऑफ एक्स वाई एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स वाई रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस अप टू प्लस ए नॉट एक्स वाई इक्वल जी आई ऑफ एक्स और आई फ्राम वन टू के। यानी कि जैसे जैसे ये जो वैल्यू है ना ये मुख्तलिफ होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे पास कोई नया सोल्यूशन आता जाएगा। जैसे जी वन ऑफ एक्स होगा तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन वाई पी वन आएगा। जब जी आई की जगह ये टू होगा, जी टू ऑफ एक्स होगा तो हमारे पास वाई पी टू एक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, ये एक जनरल सी फॉर्म है तो उस लिहाज से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई पी इक्वल वाई पी वन एक्स प्लस वाई पी टू एक्स प्लस अप टू वाई पी के एक्स। ये सेम जिस तरह हम पीछे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था ना होमोजीनियस फॉर्म वाला, ये सेम उसी तरह का है। इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें उसमें राइट साइड पे जीरो था, इसमें राइट साइड पे एक फंक्शन है, और उस फंक्शन जैसे जैसे वो फंक्शन चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास एक नया सोल्यूशन आता जाएगा। तो इस वजह से उन तमाम सोल्यूशन को आप जमा करेंगे और उनको उनका जब यानी कि सम लेंगे तो वो भी एक सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये इस फॉर्म में इन्होंने दिया हुआ है कि ये एक सोल्यूशन भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। ठीक है, सपोज y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 4y इक्वल माइनस 16x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 8 प्लस 2 e रेज़ टू पावर 2x प्लस 2x e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर x। ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है yp1 इक्वल माइनस 4x स्क्वायर, एक और सोल्यूशन है yp2 इक्वल e रेज़ टू पावर 2x, yp3 इक्वल x इंटू एक्स रेज ई रेज टू पावर x ई रेज टू पावर x आर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इनको अलग-अलग देख लेते हैं। जैसे हमने पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में किया था तो हमें पहले ये P1 वाले सोल्यूशन को ले लेते हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस सोल्यूशन को हम दो दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस एक्स 8x आ जाएगा, सेकंड टाइम हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा। अभी आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को पुट कर देना है, इस इक्वेशन में इसके आंसर को पुट कर देना है। ये वाला, सॉरी एक मिनट, इसमें आपने ये जो दो डेरिवेटिव हमने निकाले हैं इसमें आपने इस सोल्यूशन को पुट कर देना है। इसको आप पुट करेंगे तो हमारे पास इसको पुट करने के बाद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, माइनस 16x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 8x। तो ये आपको ओरिजिनल इक्वेशन भी नजर आ रही होगी कि सेम यही चीज ये वाली ऊपर, यही वाली चीज नहीं है। इसका मतलब है इतने तक ये जो इक्वेशन है ना यहाँ से यहाँ तक, इसका सोल्यूशन ये वाला है। ठीक है, अभी दूसरा देख लेते हैं yp2 वाला। yp2 है, इसमें आप दो दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन के बाद 2 e रेज़ टू पावर 2x आ जाएगा, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 4 e रेज़ टू पावर 2x आ जाएगा। अभी आपने सिंपल वही काम करना है कि जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना लेफ्ट साइड वाली, उसमें आपने ये वाली वैल्यूज को पुट करना है। उसकी जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 e रेज़ टू पावर 2x। जब आप ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें ना राइट साइड पे तो e रेज़ टू पावर 2x तो ये है। इसका मतलब है अगर आपकी लेफ्ट साइड पे ये इक्वेशन हो ये वाली और राइट साइड पे सिर्फ 2 e रेज़ टू पावर 2x हो तो उसका सोल्यूशन ये सेकंड वाला होगा। ठीक है, अभी हम सेम यही प्रोसीजर थर्ड के साथ देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड के साथ देख लेते हैं। इसी तरह थर्ड के साथ भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे सेम इसी तरह दो दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो उसका सोल्यूशन आएगा वो ये वाला आएगा। तो ये भी आपको नजर आ रहा है कि ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ये जो लास्ट पे ये जो लाइनें हैं ना ये वाली इसका आंसर है। तो अगर हम इन तीनों को जमा कर लें, अगर तीनों ये जो सोल्यूशन हमारे पास है इन तीनों को हम जमा कर लें और फिर हम उसकी डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स करें और फिर इस पूरी इक्वेशन में वो पुट करें तो हमारा वो क्या कहलाएगा, इसका सोल्यूशन कहलाएगा। तो अभी हम वो भी करके देख लेते हैं। अभी हम सपोज कर लेते हैं yp इक्वल yp1 प्लस yp2 प्लस yp3। ये तीनों इक्वेशन को आपने जमा कर लेना है। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा।
ठीक है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आपको गारंटी करता है कि अगर ये तीन सोल्यूशन मुख्तलिफ पीस वाइज इक्वेशंस क्या है ना नॉन होमोजीनियस के, अगर इन तीनों को जमा कर लें तो वो जो ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये वाली, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी किसी भी कंसेप्ट की आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी क्वेरी की रिजॉल्व करूंगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज।